स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का पॉलिटी नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 है ना, फिजिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इतिहास का 2 चैप्टर हो गया है, भूगोल का 1 चैप्टर। तो ऐसे ही रेगुलर तो नहीं हर सब्जेक्ट का दे पाएंगे, कहेंगे इतना सब 10-15 सब्जेक्ट 10-15 को वीडियो कहाँ से बनाने सकेंगे। दिन भर में किसी तरह 2-3 को वीडियो बना पाते हैं, कोई दिन तो 1 को नहीं बना पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके, एक दिन इतिहास, एक दिन भूगोल, एक दिन इस तरह से करते करते आपका कंप्लीट पूरा इस सेशन में करा देंगे। साइंस भी, मैथ तो कंप्लीट हो गया है, साइंस भी कुछ बाकी है, आधा हुआ है, लगभग आधा नहीं हुआ, 6 चैप्टर हुआ है। और ये सब भी शुरू कर दे रहे, सोशल साइंस भी ख़त्म कर देंगे आप, ठीक है। और बाकी 6-7 का भी 8-9 क्लास भी चल रहा है, मैथ साइंस 9 क्लास का मैथ और साइंस से सिर्फ पढ़ाएंगे। और बाकी 6-7-8 का लगभग टोटली सब्जेक्ट करा देंगे। खाली हिंदी और इंग्लिश का उम्मीद हमसे मत रखिएगा, ये लैंग्वेज हमको खुद हिंदी बोलने नहीं आता है तो हमको कहाँ पढ़ाएं तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश वो सब भाषापुर है, भाषा हमको नहीं आता। हम लांगड़ा हिंदी बोलते हैं, लांगड़ा इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए इंग्लिश हिंदी उसका आपको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, जो कहना से क्लियर है ना। तो चलिए देखते हैं आज संविधान, पहला चैप्टर का नाम है संविधान। अपना शकल हटा देते हैं, थोड़ा ख़राब दिख रहा पसीना से। शकल से क्या मतलब है, यहाँ देखिए भीमराव अंबेडकर का शकल देखिए तो कुछ मिलेगा, मेरा शकल में कुछ नहीं है। चलिए तो शुरू कर देते हैं बिना समय को गवाए। देखिए हमने पिछली कक्षा में अरे करने जा रहा है, अरे हाँ, आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हमको तो पता नहीं, पिछला कक्षा भी पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा पढ़े है कि नहीं पिछला, है ना। आपने यह भी जाना कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। तो ये जो भारत का संविधान है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। तो इतना जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, वो भी तो ये बनना क्या इतना आसान था, मैंने एक दिन का कोई काम है कि मैंने कोई बैठा है एकदम लिख दिया। इसमें सालों साल का संघर्ष, वर्षों का संघर्ष, कितना ज़्यादा आंदोलन, राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है ना। यानी ये जितना आसान अभी लगता है हम लोग को पढ़ देते हैं, उतना आसान लिखना नहीं बाबू, है ना। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किया था। मतलब जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था उसी दौरान यहाँ के राष्ट्रवादी नेताओं ने यहाँ का जो राजनीतिक है, भारत का राजनीतिक स्वरूप यानी राजनीतिक यहाँ का कैसा रहेगा उस पर बहुत काफ़ी विचार किए थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज़ों ने बनाए कानून से हर नागरिक सशस्त्र था। औपनिवेशिक भारत यानी जो अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे उसी को औपनिवेशिक कहेंगे। औपनिवेशिक मतलब होता है कि जब कोई दूसरा देश किसी अगले देश में शासन चला रहा है, ठीक है। तो वैसी स्थिति था हम लोग का, अंग्रेज हम लोग में शासन चला रहे थे, तो औपनिवेशिक भारत उस समय। तो उस समय अंग्रेजों का जो कानून था उससे तो पूरा नागरिक मतलब सशस्त्र यानी परेशान हो चुके थे, है ना, तबाही हो गया था सभी नागरिकों का। अतः स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। इसीलिए लोग यहाँ के जो संविधान निर्माता हैं उन लोगों ने महसूस किया कि हमारे देश का जो स्वरूप रहेगा, राष्ट्र स्वरूप यानी संविधान, वो लोकतांत्रिक होगा, राजतांत्रिक नहीं होगा, लोकतांत्रिक होगा, है ना। ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो, ताकि सरकार जो है आम लोग बने और आम लोग ही चुनकर सरकार बनाएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है जिसमें हर नागरिक सम्मान हो। तो लोकतंत्र में क्या होता है, एक ऐसा समाज जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और सभी लोग आपस में मिलजुल के एक समान एक जैसा रहे, वही लोकतांत्रिक समाज है, व्यवस्था है। तो वही व्यवस्था का विचार सभी ने किया। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इन आयामों में से ही भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा किया गया। तो ये जो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, संविधान को निर्माण के लिए क्या क्या किन किन
दौर से गुजरना पड़ा, किन किन आयामों का सामने से गुजरना पड़ा, वो सब कुछ चीज़ों को यहाँ पे जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर को देख लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपके अंदर एक, ये इंसान नहीं, इसको क्या बोलते, ये कोई पुरुष नहीं, महापुरुष थे, है ना, भगवान कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान भी माना जाता है। देखिए, भारतीय संविधान का आयाम, पहला आयाम संघवाद, फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म या संघवाद क्या है, ये समझते हैं। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संघवाद यानी हमारे देश में संघीय शासन। संघीय शासन मतलब क्या होता है, जैसे संघीय शासन माने भारत क्या है, संघ, राज्यों का संघ है, और यहाँ संघवाद शासन है। मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी अभी देखिए पूरा भारत में राज कर रहे हैं, वो सरकार है। लेकिन झारखंड का सरकार कौन बहुआ, झारखंडों को भुला जाते हैं, बड़ा दिक्कत है। का नाम है, हेमंत सोरेन, हाँ हेमंत सोरेन है। यूपी में योगी है, माने राज्य में अलग अलग सरकार भी है और एक केंद्र सरकार है जो पूरा देश को कंट्रोल कर रहा है, और अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग सरकारें हैं। तो उसी को बोलते हैं संघवाद, संघीय शासन। ठीक है, संघवाद से तात्पर्य है कि देश के एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। एक से ज़्यादा स्तर की, एक उससे नहीं होता, एक हाई लेवल पूरा को कंट्रोल कर रहा है, एक यहाँ का कंट्रोल कर रहा है, एक यहाँ, इस तरह से। ठीक है, तो ये जिसको संघवाद कहते हैं। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकार है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर सरकार है, स्थानीय मुखिया है स्थानीय स्तर पर। पिछली कक्षाओं में आपने राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में अध्ययन किया। पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि नहीं, कि 7वां क्लास। भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। भारत के सभी स्तरों की सरकारों को क्या है, अलग अलग मुद्दों को पर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को है। लेकिन कानून ऐसा नहीं कि मुखिया कानून बनाने लगे, है ना, उसको कानून बनाना सिर्फ केंद्र और राज्य का है। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है, उनके लिए संविधान की 3 सूचनाएं दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो देखिए 3 सूची रखी गई है, जो कानून बनाने की 3 सूची रखी गई है, जिसमें एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो संघ सूची है बाबू, ध्यान से देखिए, समझिए। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार, ये सब के जैसे जो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, पूरा राष्ट्र महत्व का विषय जो है, उसको यहाँ पर रखा गया है, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। भारत की सुरक्षा को लेकर के, वित्त यानी वित्त समझ में आ रहा है, इकोनॉमी को लेकर के, संचार को लेकर के पूरा भारत की, तो वहाँ पे क्या है, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय जैसे भूमि, कृषि, पुलिस आदि, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची में क्या क्या आता है, भूमि, जैसे कोई झारखंड की भूमि है तो इसका भूमि वो क्या है, इसको कानून झारखंड सरकार ही समझेगी, है ना। कृषि हो गया, यहाँ का कृषि कैसा होता है, किस टाइप का होता है, उस पर आधारित जो भी है। पुलिस हो गया, तो अलग अलग राज्य का अलग अलग पुलिस होता है। तो इन सभी चीज़ों पर भूमि, कृषि, पुलिस, ये सब में राज्य सरकार कानून बना सकती है। आया बस में। अच्छा, कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों की भागीदारी है, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय है जिन पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है। आया बस में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सिर्फ ये जो वित्त, सुरक्षा, संचार, ये सब मामला जो है उसको केंद्र सरकार, भूमि, कृषि, पुलिस ये राज्य सरकार, और कुछ मामला ऐसा है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा तो हर जगह जरूरी है, राज्य में भी और केंद्र में भी। स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सब के लिए जरूरी, इसीलिए ये इस पर कानून दोनों बना सकते हैं। ठीक है, इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। 3 विषयों को समवर्ती सूची में रखा गया है। बस में याद रखिएगा, समवर्ती सूची में कानून कौन बना सकता है, तो राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन केंद्रीय सूची में सिर्फ केंद्र सरकार, और राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार, संघ सूची में केंद्र सरकार। ठीक है, संघ सूची।
जब इस सूची के विषयों पर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अब जब इसमें किसी प्रकार का मतभेद हो जाए, इसमें जिसमें दोनों कानून बना सकता है, तो इसमें अगर किसी तरह का कोई हेर फेर हो जाए तो इसमें जो केंद्र सरकार कानून बनाए वो मान्य होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ तो वह कानून उस राज्य में मान्य होगा। और राज्य में जो कानून बना उसमें अगर राष्ट्रपति मोहर मार दिया तो फिर वही कानून लागू। भारत के सभी लोगों को इन कानून और नीतियों का पालन करना होता है। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। सभी पूरे संविधान जो है उस संविधान को सभी लोगों को मानना है, सभी को इनका पालन करनी चाहिए और करते भी हैं। और क्या है तो प्रत्येक स्तर की सरकार आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधित प्रावधान का उल्लेख भी, माने आवश्यक जो संसाधन है सरकार के लिए उनका क्या व्यवस्था है उनका भी जिक्र, उनका भी उल्लेख संविधान में किया गया है ना। अच्छा चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हाट इज दिस, देखते हैं। इंग्लिश बोला जा रहा है आजकल का टोटल वोटल है। हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। संसद है ना, संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्य पूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये ऐसा व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उसमें बहुत सारे व्यक्ति का हाथ है। पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट जिसको बोलते हैं, पूरा कैबिनेट का हाथ होता है, ठीक है। और कार्यपालिका को शक्ति कहाँ से मिलता है तो विधायिका से मिलता है, या जिसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, ठीक है, विधायक। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। और केंद्र स्तर पर देखा जाए तो कार्यपालिका जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति नाम का है, मेन वही प्रधानमंत्री है, लेकिन ये नाम का है, ये कठपुतली, जैसा चाहेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वही होगा, इनको मानना ही है राष्ट्रपति को, बस सही नाम का रहता है और को नहीं। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होता है, ओरिजिनल शक्ति वही मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। मंत्रिपरिषद में होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक शक्ति यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है वास्तविक, संवैधानिक अध्यक्ष तो है राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति यानी ओरिजिनल शक्ति का मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन, प्रधानमंत्री, मतलब उसी का हाथ में। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री कौन बनता है तो लोकसभा चुनाव में जो बहुमत प्राप्त करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी लोकसभा में बहुमत के कारण ही वो मंत्रिपरिषद तक पहुंचा, उसमें गया, इसलिए ये इस लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी है। देखिए वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं लोग, है ना। तो वेट आगे देखते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका इंडिपेंडेंट एंड इम्पीरियल जुडिशरी न्यायपालिका। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय यह है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो भारत का जो संविधान है इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष, बिना किसी के पक्ष का, बिना किसी के दर दबाव का न्यायपालिका का व्यवस्था की गई है, जिसमें इसका जो कार्य क्षेत्र है उसमें किसी प्रकार का बाहरी शक्ति या कोई सरकार के कोई अंग का हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका की किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करता। यानी ये जो न्यायपालिका है, न्याय देने का काम, जो जुडिशरी का जो काम होता है, न्यायपालिका का जो काम है वो किसी संस्था या किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सबके लिए, ठीक है।
लेकिन आजकल ये हो खत्म हो गया है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या इनके लिए प्रावधान है उसको देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का जो है नियुक्ति न्यायाधीश का कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा ही उसको सिर्फ हटाया जा सकता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय में हस्तक्षेप नहीं करता है। यानी उस पर जो उच्चतम न्यायालय है उसका अधीन जो कर्मचारी नियुक्त करना है वो कौन करता है? वहाँ का अधिकारी है ना, न्यायालय ही करता है। मतलब जो न्यायालय है वही करता है उसमें आधारित, और वहाँ का जो रहेगा न्यायाधीश उसका करता है राष्ट्रपति चुनाव। न्यायाधीश पदमुक्त होने पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता या अन्य अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। मतलब जब वो न्यायाधीश हो जाए, पद अपना ले तो वो किसी और सरकारी पद में ग्रहण अपना पद नहीं ले सकता। ठीक है, सरकारी पद को ग्रहण नहीं कर सकता वो। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः उल्लंघन होता रहा है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या कि विभिन्न आयोग का अध्यक्ष आदि बनाया गया है। तो इस पर थोड़ा सा ये है ना, उल्लंघन हुआ है। यानी पदमुक्त जो न्यायाधीश है वो भी कभी कभी मंत्री बन रहा है, राज्यपाल के रूप में रहा है। ठीक है, न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। इस विषय में मतदान नहीं होती, संचित निधि से इसको दिए जाता है वेतन। मौलिक अधिकार को अब समझते हैं। देखिए धीरे धीरे पहुंच रहे फंडामेंटल राइट। समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिया है। मौलिक अधिकार को संविधान के अंतरात्मा कहा जाता है। तो भारत का जो संविधान है सभी लोगों का कुछ मौलिक अधिकार दिया है। उस मौलिक अधिकार को भारत के संविधान का अंतरात्मा कहते हैं। संविधान में लगभग भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा संविधान का कौन सा भाग में मौलिक अधिकार का जिक्र है, तो भाग 3 अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 30 और 32 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाते हैं, है ना। सभी नागरिकों की, चाहे वो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, सबको मतलब एकता, एक समान देखता है। प्रारंभ में संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 गो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब 6 गो है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगर उनको लगता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, उसका हानि पहुंचाया जा रहा है, तो वो इससे बचने के लिए न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको वहाँ पे न्याय मिलेगा। आया बात समझ में? ठीक, आया बात समझ में तो कमेंट करिएगा, है ना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो दे। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर बेकार है ना, हम टाइम पास कर रहे हैं, फिर छोड़ छाड़ देंगे, है ना। साइंस मैथ देखेंगे उसमें बढ़िया से समझ में आता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त प्रमुख मौलिक अधिकार, देखिए क्या क्या मौलिक अधिकार है उसको समझ लेते हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। याद रखिएगा बेटा, मौलिक अधिकार जरूरी हुए याद रहनी चाहिए, है ना। अपना अधिकार याद नहीं रहेगा यार तो तू क्या करेगा कि जिंदगी में कोई कुछ करेगा तो क्या जानेगा कि मेरे अधिकार छीन रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मौलिक अधिकार याद रखिए। पहला समानता का अधिकार है, यानी कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं। इसका मतलब है कि
सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। देश का कानून जो है सभी लोगों का के लिए एक समान है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, जैसे कि आजकल हो रहा है हिंदू मुस्लिम, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या लिंग, लड़का लड़की के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव कोई भी नागरिक पर नहीं होनी चाहिए। ये हमें संविधान ये अधिकार दिया है। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता है। कोई ये व्यक्ति है जिसको खेल का मैदान हो या होटल या दुकान, उसमें जाने से रोक नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं तू नहीं आएगा मेरे दुकान में, ऐसा होता है ना, कोई मतलब कुछ इस तरह से है तो उसको कि ये नहीं आएगा मेरा दुकान में, यही से, तो ये मतलब किसी को आप रोक नहीं सकते। उनका समानता का अधिकार है, सब एक समान है। ऐसा नहीं कि कोई नीच जाति है कि हमारा घर नहीं आएगा, हमारा दुकान नहीं आएगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। राज्य देश के हर नागरिकों को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करता है और सबको सरकारी नौकरी के लिए भी समान अवसर प्रदान करता है, चाहे वो पिछड़े वर्ग हो, चाहे वो जनजातीय वर्ग के हो, कोई भी वर्ग के हो। ठीक है, तो ये समानता का अधिकार आए बात समझ में, सब एक समान है। किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव ना करना, अपन किसी को खेल के मैदान, होटल, दुकान ये सब या सार्वजनिक स्थलों पर जाने से रोक नहीं है। ठीक है, ये पहला अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा देखिए स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है, नागरिक को अभिव्यक्ति और भाषण माने बोलने के अधिकार है। इसीलिए ना भारत में इतना गरियाया जाता है, किसी को भी प्रधानमंत्री रहे कि मुख्यमंत्री रहे, खुलेआम गरियाता है। तो आज़ादी है ना, तो इसका गलत फायदा उठा ले रहा है आजकल, है ना। स्वतंत्र का अभिव्यक्ति और भाषण का जो आज़ादी है उस पर शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, सभा करने की भी आज़ादी है ना, घेराव उराव जो करते हैं, संगठन अपना बना सकते हैं। ठीक है, और देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं कहीं भी, और कहीं भी अपना व्यवसाय, अपना कारोबार कर सकते हैं। ये सारा चीज़ का अधिकार हमें हमारा संविधान देता है, तो याद रखिएगा अपना अधिकार है ना। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकारी भी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकारी भी इस अंतर्गत आते हैं। मतलब ये लोग जैसे प्रेस मीडिया वाले कुछ भी बोल सकता है, अभिव्यक्ति, भाषण, अंदाज मैंने कोनो में बक देता है, आज़ाद है, इसलिए है ना। स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हमें संविधान से मिला हुआ है। अभिव्यक्ति का आज़ादी, भाषण की आज़ादी है, इसलिए बक देता है कोनो में। उसके बाद बात बोल देता है, वो जो न्यूज था वो था यानी गलत, हमने पड़ताल किया और सच पाया। पहले झूठ बोलवा के पूरा आदमी को गुमराह कर लेगा, उसके बाद ये सच्चाई नहीं थी, ये सच्चाई थी करके। तो इसका गलत उपयोग भी हो रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा देखिए, ये गलत उपयोग हो रहा है इसका। ये ठीक अधिकार तो ठीक था, अच्छे के लिए मिला था ये अधिकार, लेकिन इसका गलत आजकल उपयोग हो जा रहा है। खास करके गलत उपयोग कर रही है, ये दिख रहे हैं प्रेस और मीडिया। दुनिया को, भारत को अभी जो पिछड़ा सबसे, भारत को जो है ना नीचे ले आने में सबसे बड़ा हाथ इन लोग का है। ऐसा मीडिया हो, इनको आज़ादियों मिल जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए, अब कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। वो यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। इस अधिकार में क्या आता है, मानव तस्करी यानी इंसान को, आदमी को जो तस्करी किया जाता है, यानी ठग ठुका के बेच दिया जाता है इधर उधर, या जबरन कानून, श्रम का निषेध यानी जबरन किसी से काम करवा रहा है, तो ये सब का ये निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना अपराध है। तो ये शोषण के विरुद्ध है, मैंने किसी का शोषण नहीं कर सकते किसी प्रकार का। तो शोषण का भी विरुद्ध अधिकार है हमें, है ना, विरोध करने का।
शोषण का। अब देखिए तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता है यहाँ पे सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हर इंसान को ये अधिकार भारत के संविधान ने दिया है कि आपको जो मर्जी अपने इच्छा अनुसार अपना धर्म अपनाएं, कोई भी धर्म अपनाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी करे, कोई आपत्ति नहीं है, सही ढंग से। ऐसा नहीं कि किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को तकलीफ दे करके, है ना। तो ये सब की आज़ादी है यहाँ पे। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी है। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा, विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। तो सभी को अपना संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है, यानी शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार सबको है। और अपना संस्कृति बचाने के लिए अपने स्तर पर जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसको खोलने की भी आज़ादी है। जैसे झारखंड में अपना संस्कृति को बचाने के लिए नागपुरी संस्थान सब है, तो नागपुरी संस्थान कौन खोल देगा? झारखंड से बाहर के लोग तो नहीं खोल देगा। तो अपने यहाँ पे अपने ये बनाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए अपने अंदर ये मतलब सबके अंदर, उसके अंदर भी स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपना संस्था खोल सकता है, ठीक है, और अपने संस्कृति को बचा सकता है। तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन सा मौलिक अधिकार? पहला अधिकार समानता का अधिकार, सब एक समान है, समानता का अधिकार पहला। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण संगठन बनाना, ये सब आज़ादी है, सभा की आज़ादी। शोषण के विरुद्ध आज़ादी 3 हो गया अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है ना। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसकी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है, ठीक। अब देखिए मौलिक कर्तव्य देखते, वो तो अधिकार था, अब कर्तव्य देख समझते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज। अरे बाप रे बाप, बैठल कितना लंबा चैप्टर है, देख लेते हैं। नहीं तो 6, 7, 8, 9 ज़्यादा नहीं, एक एक वीडियो में ख़त्म कर दे रहे हैं। कितना पार्ट बनाते रहेंगे, एक एक में ख़त्म कर दे रहे हैं। जो होगा देख कर जाएगा, करने के लिए रे बाबा। देख, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल ड्यूटी, हमारा क्या क्या अधिकार है, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या क्या है। हमारे संविधान देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्यों के पालन की उम्मीद करती है। हमारा संविधान जो है हमारे हक में तो बहुत कुछ किया है, तो संविधान चाहता है कि मेरे लिए भी कुछ कर्तव्य का पालन करे नागरिक भी, है ना। नागरिक भी हमारा कुछ कर्तव्य का, कुछ बातों का, कुछ कर्तव्य का पालन करने का उम्मीद संविधान भी हमसे रखता है, जो देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है। देश को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संविधान के वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न है। देखिए क्या क्या कर्तव्य है जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारा संविधान जो है, हमारा देश जो है एकता और अखंडता का मिसाल बना रहे। पहला देखिए, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करनी चाहिए। पहला कर्तव्य हमारा है हम अपना संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा, राष्ट्रगान, जनगण मन, ये सब सारे चीज़ का आदर करनी चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों का अपनाना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श हैं उन सभी आदर्शों को अपनाना चाहिए, है ना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए, यानी इस पर कोई आंच नहीं आने देना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर, ठीक है। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। माने देश की ज़रूरत पड़े रक्षा का तो देश के लिए जान भी देना पड़े तो हंस के दे देनी चाहिए, राष्ट्र का सेवा करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व
की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सम्मान को ठोस पहुंचाने वाले प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। माने सबको भारत के निर्माण में एक जैसा निर्माण तथा निर्माण, अच्छे भारत का निर्माण का भावना सभी के अंदर होनी चाहिए, और महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंचाने वाले कुछ प्रथाएं हैं तो उनकी वो छोड़नी चाहिए, है ना। सामाजिक संस्कृति के एवं गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है की रक्षा करनी चाहिए। ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करनी चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, ये सब पर सुधार की आवश्यकता है, सुधार करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। सार्वजनिक यानी जो सबके लिए है उसका सुरक्षा रखनी चाहिए। उसको तोड़ फोड़ कर देते हैं सरकारी भवन, सब सरकारी जो भी है उसको, है ना। तो सार्वजनिक है, सबके लिए है, तो उसको हमको क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करनी चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की ओर की नई ऊंचाइयों को छू सके। माता पिता या संरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करनी चाहिए। पढ़ने की सबको अवसर प्रदान करनी चाहिए, शिक्षित करनी चाहिए सबको। ठीक है, चलिए आए देखते हैं शिक्षा का अधिकार, थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मौलिक अधिकार शिक्षा का है ना। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 को अंतः स्थापित करके एक नया मूल अधिकार बनाया गया है। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार की अनुपूर्ति के लिए राज्य समुचित कानून बनाएगा। जो शिक्षा के लेकर ये कानून बना है। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट लागू हो गया। 2010 से लागू हुआ। ठीक है, 2009 में मंजूरी प्राप्त हुई और 10 में लागू हुआ। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। फ्री में शिक्षा 14 साल के बच्चों तक को देने के लिए अलग अलग इसके लिए सुविधा दी गई है। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश देने संबंधित आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं, विशेष कदम उठाए गए हैं। सही बात है। अब धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं, सेकुलरिज्म धर्म निरपेक्षता, इसको समझिए बढ़िया से। देखिए धर्म का आप चश्मा को खोल के इसको पढ़िएगा, समझिएगा। धर्म निरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। जिसका धर्म जो कहता है, जिसका धर्म जो जिसमें जो मान्यता है, अपने धर्म को माने, तौर तरीका जो है अपना धर्म को उसको अपनाएं, पूरा इसकी आज़ादी है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। धर्म और राज्य को अलग अलग रखा गया, इसी को धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। भारत के संविधान भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। भारत राज्य के बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म के समर्थन करता है। तो ये धर्म निरपेक्ष मतलब हो गया धर्म अलग है, राज्य अलग है। कोई भी राज्य को कोई किसी धर्म के लोग ये नहीं कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई धर्म विशेष ही उस राज्य को चला सकता है अवश्य, या कोई धर्म विशेष की कोई राज्य किसी धर्म विशेष को समर्थन दे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन सब कहीं ना कहीं देखिए, जो हर सिक्के का 2 पहलू होता है, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ हैं। अभी धर्म को लेकर के बहुत सारे ऐसे
मामलात सामने आ रहे हैं जिससे कि धर्मनिरपेक्षता का जो संविधान ने जो हमको ये आज़ादी दिया था वो कहीं खतरे में नज़र आ रहा है। ठीक है, भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। विद्यालय, कचहरी, थाना, दफ्तर इस सब किसी एक धर्म को बढ़ावा देने की बात नहीं की जाती है। संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसका निष्कर्ष यह है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता है, कोई एक धर्म के लिए दूसरे धर्म को दबा नहीं सकता है। यह हमें संविधान ने आज़ादी दी है, इस संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। एक ही धर्म के लिए लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दबा सकता है। अब ऐसा नहीं कि दूसरा धर्म का खाली नहीं दबा सकता और अपने धर्म को दबा सकता है, ऐसा कोनो बात नहीं। माने अपना धर्म के लोग को भी नहीं दबा सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग को भी। राज्य किसी नागरिक पर ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है, कोई भी राज्य किसी नागरिक को नहीं कह सकता तू यह धर्म लो, तू इसी धर्म का ना नहीं थोप सकता है। और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकती, ना किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छीन सकती है। ठीक है, आए बस समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव अधिकार की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा और है, सब्र करिए, ज़्यादा नहीं, बस खत्म हो गया, यही लास्ट लगता है। हाँ, मानव अधिकार, इंसान का कुछ अधिकार है बाबू। मानव अधिकार, इंसान अपना अधिकार समझिए। वैसे अधिकार जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होता है, मैंने जन्मौती जो प्राप्त हो गया उसको बोलते मानव अधिकार। ठीक है, इस प्रकार का अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकती। कोई सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था जिसको नहीं परिवर्तन कर सकता है उसी को बोलते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़ी है। इसमें संविधान में वर्णित मूल अधिकार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्वीकार किए गए अधिकार भी शामिल है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा के यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार ना होने से संबंधित अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार आदि सम्मिलित है। तो ये सारा जो अधिकार है ना, ये मानव अधिकार है, ये जन्मौती अधिकार है। ऐसा नहीं कि कोई कानून है, कोई ये नहीं, लेकिन सब चाहता है अपना अभिरक्षा, मतलब अपना आत्मरक्षा करने का अधिकार। हमको कोई मारे तो हम अपना रक्षा करेंगे ना, तो ये रक्षा करने का अधिकार जिसको मानव अधिकार है, अपना अधिकार है। ये कोई दे चाहे ना, हम तो इसका ये लेंगे। अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त वातावरण में, है ना, अच्छे वातावरण में हम रहने का अधिकार है। हमको कानून लिख के नहीं दिया, लेकिन ये व्यक्तिगत अधिकार है हमारा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को मानवाधिकार कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगस्त के दिसंबर मैंने लाख महीना दिसंबर को दुनिया भर में बनाया जाता है। वर्ष 1448 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 सितंबर को हर साल इसे मनाए जाने की घोषणा की गई थी। मानवाधिकार दिवस बनाने का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य मानव जीवन की गरीबी का उन्मूलन और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करना है। मानवाधिकार दिवस मनुष्य के वास्तविक अधिकार प्राप्त करने की याद में दुनिया भर के लोगों द्वारा बनाया जाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। संसद और कार्यपालिका को क्रमशः देश में कानून का निर्माण और कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, जबकि न्यायपालिका इसके निष्पादन को सुरक्षित करती है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय समूह और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियां मानवाधिकार के संरक्षण का कार्य करता है। तो मानवाधिकार का ये सब काम करते हैं मानवाधिकार के लिए। ठीक है, तो मानवाधिकार में कोई दिक्कत नहीं, अपना सब ये पर्सनल अधिकार है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है, जिससे दीवानी अदालतों की सारी शक्तियां, विशेष रूप से गवाहों को बुलाने तथा गवाही प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों में भी मानवाधिकार का उल्लंघन को रोकने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। तो मानव अधिकार आयोग स्पेशल बना हुआ है, केंद्र में भी राज्य में भी, जो कि इस पर काम करे। ठीक है, तो इसका मुख्य काम क्या है? मानवाधिकार का देखिए, मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करता है। ये जेल में कैदियों के निवास की परिस्थितियों की जाँच
के लिए वह किसी भी जेल का निरीक्षण कर सकता है। जेल में जो कैदी है उन लोग को भी वो देखता है कि कहीं उन लोग का अपना अधिकार नहीं, तो जो भी क्राइम व्राइम किए जेल में तो बंद है, लेकिन वहाँ पे भी उनका कुछ मानव अधिकार, अपना अधिकार है, कहीं वो अधिकार से भी तो इनको वंचित नहीं रखा गया है। उन सब चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं, वो देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मानव अधिकारों के उपयोग में बाधक आतंकवादी कार्यों की समीक्षा करते हैं। आतंकवादी कार्य कुछ हो रहा है जिससे मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो उसका समीक्षा करते हैं। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है, अनुसंधान उस क्षेत्र में बढ़ावा देता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन, गैर सरकारी संगठन जो उस पर कार्यरत है उस पर भी, उसको भी प्रोत्साहन करता है। ठीक है, तो ये चलिए पहला चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो लाइक कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।